साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजदा जैसलमेर से। आज के मंथन में हम बैंक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, ओआरओपी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे और साथ में एफए की मीटिंग के बारे में कोई बात करना चाहेंगे। दोस्तों, बैंक ने अपने अभी 1 जनवरी से नियम कुछ बदले हैं और अगर आपके पास में भी किसी भी तरह से ये 3 अकाउंट हैं तो आप सजग हो जाइए कि ये तीनों अकाउंट बंद होने जा रहे हैं। आरबीआई ने इसका है जो संज्ञान लेते हुए सभी बैंक के, चाहे कोई भी बैंक है, आरबीआई का ये आदेश है कि ये 3 तरह के बैंक के अकाउंट है वो बंद हो जाने चाहिए। जो नॉन ट्रांजेक्शनल है या मतलब वो जीरो अकाउंट बैलेंस है या फिर वो डेड अकाउंट है। तो ये 3 अकाउंट है जो बंद हो जाएंगे और जिनका अपना करवाना है तो जल्दी बैंक से संपर्क करें, अपना अपग्रेड करवाएं या जीरो बैलेंस है तो पैसा डालें। और मैंने पीछे क्लिप लगा दी है जो आरबीआई की एथेंटिक अथॉरिटी की है। तो ये तो होगी वहाँ की बात। दूसरा बात है ओआरओपी की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देखो 2015 से लेके जो आंदोलन हमारा चला था और हम हजारों लाखों की भीड़ के अंदर दिल्ली के अंदर कितने महीने बैठे रहे, अधिकारी, जेसीओ, जवान सारे। और उस एकता का मिसाल आपने देखा कि ओआरओपी 1 और 2 और 3 मिली। ठीक है, दुर्भाग्य से हमें नहीं मिली लेकिन अधिकारियों को तो मिली। आज अधिकारियों ने अपना वो हक ले लिया जो ये सिविल के अंदर जिस प्लानिंग के तहत, जिस स्कीम के तहत बगैर प्रमोशन ही है जो मतलब वो अपना पेंशन ले लेते हैं उस हायर रैंक की, जिस रैंक का प्रमोशन उनको नहीं मिलता है। और वही ये चाहते थे। आपने जो एकता दिखाई लाखों मतलब सैनिकों ने, जिसमें जेसीओ, जवान, अधिकारी सब थे, उसका नतीजा ये निकला कि उनको मिल गई। लेकिन जब आपका नंबर आया तो बहुत एनोमली हो गई। वहाँ 7 रैंक की 1 पेंशन हो गई और यहाँ 1 रैंक की 5 पेंशन हो गई। और मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या हो गया, सबको पता है कि 1 रैंक की 5 पेंशन हो गई। अभी इस एकता का आपने देख लिया कि भले फायदा हुआ हो लेकिन हुआ उसी को था जो ओआरओपी में शामिल थे, चाहे वो 60 साल वाले थे, चाहे 45 वाले थे, चाहे 30 वाले थे, चाहे 34 वाले थे। फायदा हुआ। ठीक है, जब बरसात होती है तो कहीं मूसलाधार होती है तो कहीं रिमझिम होती है। तो ऐसा नहीं है कि भी वो रिमझिम के अंदर हमारी बाकी कम्युनिटी नहीं आई है, लेकिन कुछ कम्युनिटी बिल्कुल ही हमारी जो है वो अनदेखी कर दी गई है। जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसको बिल्कुल ही आपने अनदेखा कर दिया है, वो भी सेना का एक हिस्सा थे, सेना का ही सारा काम किया और सेना से ही उनको घर भेजा गया है। तो उनके साथ में ऐसा क्यों? जो लड़ाई हम असलियत में लड़ रहे हैं वो वीरांगनाओं की, विधवाओं की, माताओं बहनों की, प्रेमेचर की, अपना अपना टेबल नंबर 8 की, जो 7 वाले 8 में कौन कौन होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी लड़ाई, रिजर्विस्ट की, विकलांग की, सारी की सारी, डिसेबिलिटी की, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब आपकी बारी आई है तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि कोई अधिकारी आपके साथ में नहीं है अभी। और नहीं तो छोड़ो, कोई अधिकारी गवर्नमेंट को प्रेशर भी नहीं देना चाहता है। अच्छा चलो छोड़ो भाई, अधिकारियों की मर्जी है, वो उनकी तरफ हम उनके साथ में थे, उनको मिल गया। हम साथ थे, उनको मिल गया। अब हमें चाहिए वो साथ नहीं, उनकी मर्जी है। लेकिन आपने एकता की ताकत तो देख ली है। अब आपके साथ में कहानी क्या हो रही है? आपके साथ में कहानी ये हो रही है कि जैसे कि बहू की शादी हुई, किसी की बेटी की शादी हुई और बहू बन के जब ससुराल गई तो पति का मतलब जो स्वभाव था वो ऐसा स्वभाव था कि देख, मैं एक ही बार बोलूंगा, वो कर लेना, नहीं तो। अब उसका जो नहीं तो वर्ड था वो इतना सस्पेक्टेड था कि पता नहीं, नहीं तो ये क्या कर लेगा। इसी डर के मारे वो 1 महीना अपने ससुराल में रह के आई। पति हर काम के पीछे बस यही बोलता, खाना जल्दी लिया, नहीं तो ये जल्दी कर दे, नहीं तो ये मेरे जूते जल्दी है, नहीं तो मेरे कपड़े जल्दी है, नहीं तो टाई बांध दे जल्दी, नहीं तो
ये नहीं तो के चक्कर में वो बेचारी का खाना पीना हजम नहीं हुआ और उसका पूरी सेहत का भट्ठा बैठ गया। 1 महीने में जब वो मायके गई, माँ ने पूछा बेटी इतनी दुबली पतली कैसे होगी? नहीं नहीं बहुत ही तरीके तो खातिरदारी होनी चाहिए थी और तू कमजोर होके आई है। तो उसने मतलब मम्मी आपके दामाद की ये आदत है, अब नहीं तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। वो चिंता ना करो बेटी, तुम्हारे पापा की भी ये आदत थी। उसने उसके कान में फूंक मार दी। अब फूंक मार दी, वो वापस आई। एक दिन मॉर्निंग में हस्बैंड को जाना था ऑफिस, ऑब्वियसली अभी की तरह सर्दी थी, अब उसको गर्म पानी चाहिए था। उसने जोर से बोला कि जल्दी से गर्म पानी रख दे बाथरूम में, नहीं तो। अब वो बेलन लेके और साड़ी का पल्लू ठूसा, निकली बार बोला नहीं तो क्या कर लोगे? तो बोले नहीं तो ठंडे से नहा लूंगा और क्या है। ये हालत हमारी और गवर्नमेंट की हुई। गवर्नमेंट को पता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को पता है कि ये जो हमारे पति देव जो हम क्यों हमने बनाई है ना, ये हमारी गवर्नमेंट हमारी पत्नी है, हम लोग मालिक है गवर्नमेंट के। तो मालिक है तो उनको पता है, ठीक है ना। तो वो पत्नी ऐसी थी कि उसको पता कि अब इनके अंदर कुछ नहीं है। तो वो जैसे ही उसने वापस पूछा कि क्या कर लोगे आंदोलन से, कहाँ है सारे लोग तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारे वो सारे संगठन, कहाँ तुम्हारे अंदर एकता है? वो तो नहीं है। दिखाओ अपनी एकता। वो तो नहीं दिखा सकते। कितने संगठन हो क्या नहीं हो, क्या मांगे हैं, ये तो पता नहीं है। यानी कि ज्ञान का भंडार वीडियो के ऊपर ज्ञान का भंडार। और यही वीडियो वालों को बोलो कि भाई सरकार को लिख दो ना, जितना ज्ञान का है तो कम से कम बिल्कुल सही तरीके से लिख के सही एड्रेस पे भेजो और बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट के साथ में भेजो, तो सरकार के पास चला जाएगा। आप हमारे लिए सार्थक हो जाओगे। मेरी तरह क्यों बकवास करोगे? ये मेरे पास तो कुछ नहीं, ना देने के लिए ना लेने के लिए, सिर्फ जगाने के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमें अपना हक लेना है तो रो पिट के भी हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, नहीं तो हमें अपना हक नहीं मिलेगा। अगर हम अपने ईगो में रहे तो वो ईगो हमारे पास रह जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इस सरकार के अंदर एक ही चीज चलती है, यूनिटी। सरकार भी अपनी यूनिटी से चलाती है, अपने दम से चलाती है, चाहे अगले की यूनिटी भंग करनी पड़े, लेकिन वो अपनी यूनिटी को पूरा रखती है। यही कारण है कि सरकार को एक और कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस भी है कि ये पूर्व सैनिक कभी अपनी यूनिटी नहीं बना पाएंगे। और ये चैलेंज हमारे साथ में अभी पिछले 3 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों कि हमने देख ली कि हमारे अपने अंदर के ही उनके पिट्ठू बने हुए हैं। किसके? सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं। आप चाहे मुझे बोल दो तो मैं पिट्ठू, और अगर मैं किसी और को बोल दूं तब वो पिट्ठू। एक दूसरे पर हम इल्जाम लगाते गए और हम पिट्ठू बनाते गए, लेकिन हमें मिला किसी को कुछ नहीं। तो अभी हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि भाई मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, आओ एक मंच पे आओ और मंच पे आके और सारा कम से कम मिलके एक ज्ञापन तो दे सकते हो नहीं यार। जितने संगठन है तुम्हारे पास, अपनी सील पंच सब कुछ जो भी है उसको लेके आओ, एक ज्ञापन बनाओ। जितने संगठन है मैक्सिमम रजिस्टर्ड है वो सारे आओ, अपने रजिस्टर्ड नंबर के साथ में अपना ठप्पा लगाओ और एक ही ज्ञापन कम से कम भेजो तो सही, ठीक है ना। खड़े तो वो सरकार को पता तो चले कि भी कम से कम 1000 का ठप्पा लग के आया है ये लेटर, 1000 संगठन का इस देश का, तो उसको पता चले। तो ये है मेरी आपसे विनती एकता के लिए। दूसरी मेरी विनती है, ये जो FEA के, ये अंदर बैठ के मत देखो कि जैसलमेर वाले चले जाएंगे तो बाड़मेर वालों को मिल जाएगा, जोधपुर वाले चले जाएंगे तो जैसलमेर बाड़मेर को मिल जाएगा, जयपुर वाले चले जाएंगे तो पूरे राजस्थान को मिल जाएगा। अभी ऐसा अगर आपको करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपने, हम ये कह रहे हैं कि भी FEA के जितने भी एफिलेटेड है, अभी हमारे पास में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। आज 5 तारीख हो गई है और 12 तारीख 12वें दिन, मतलब 7वें दिन तो हमारा मतलब अपना इतवार को तो संडे, आज है संडे का दिन हमारी मीटिंग है। तो अभी तक जो हमारी कार्यकारिणी जो आगरा में काम कर रही है उसके पास हमारी स्ट्रेंथ नहीं पहुंची है कि हम कितने लोग जा रहे हैं। और 1 महीने से अध्यक्ष से लेके
आपके कोऑर्डिनेटर से लेके स्पोक्समैन की तरह से मैं तो बहुत चिल्ला रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, और आपके भी कह रहे होंगे, लेकिन ये कोई बहाना नहीं हुआ साहब। सर्दी बहुत है साहब, उम्र सबकी हुई है। अगर कुछ है करने का जज्बा तब तो आगे बढ़ो, और अगर नहीं पहुंच सकते हो तो फिर बाद में क्यों खामोखाम ये एफयू वाली भी ये भी क्यों खामोखाम बेइज्जती करवा रहे हो? बेइज्जती जब बाद में होनी है तो उससे अच्छा कि पहले भी कह दो ना कि भी ना, ये किस लिए कर रहे हो, हम तो कोई नहीं आएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि आप दो अगर एक अध्यक्ष और एक डेलीगेट लाना है तो लाइए, और साथ में जितने भी नए संगठन हैं कुछ करना चाहते हैं तो भाइयों, ये एक राष्ट्रीय फेडरेशन है, और इस फेडरेशन के साथ में अपनी यूनिट्स को जोड़िए। करना क्या आपने, सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन की ये कॉपी देनी है, एक आपका एग्रीमेंट देना कि भाई हाँ हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, बस दो ही तो चीज़ है ना। अपने अपने जो आपका पेपर है आपका संस्था का, उसके ऊपर वो लगाइए, नीचे आप रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगा के पकड़ा दीजिए, लो जी हो गया आप एफिलेटेड। अब आप एफिलेटेड हो तो आपका भी उतना ही अधिकार एफईए के ऊपर जितना बाकी का है। आप अगर मतलब ये चीज सोचोगे नहीं नहीं मीटिंग होने तो मीटिंग के बाद में देखेंगे, अरे जब मीटिंग में कोई जाएगा ही नहीं तो मीटिंग काहे की होगी? ये जो 15-20 आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो हमेशा ही मीटिंग करते हैं। अगर इन्हीं की मीटिंग से अभी तक कुछ मिल जाना होता तो मिल नहीं जाता, फिर आप सबको बुलाने की जरूरत क्या है? अगर राजस्थान अध्यक्ष को जाना था तो एफई राजस्थान के अध्यक्ष अपना राठौड़ साहब है, बाकी राजस्थान की यूनिटों को जो 27 यूनिटें हैं वो किस लिए जाएगी? इसीलिए अगर राजस्थान के कोई दूसरे और जैसे एफई के साथ में है, अगर राजस्थान की जैसे हमारी गौरव सैनिक है तो गौरव सैनिक की भी हमारी कम से कम 15-20 यूनिट है, तो गौरव सैनिक अध्यक्ष को भी चाहिए कि वो अपनी यूनिटों को बोले कि आप भी अपना एक अध्यक्ष और एक डेलीगेट लेके पहुंचो वहां पे, या फिर चौधरी साहब और राठौड़ साहब चले जाओ, हमको राजस्थान से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप ये चाहते हो? ये तो बहुत गलत बात है ना भाई। अगर अध्यक्ष शामिल है गौरव सैनिक का, सेनानियों का अध्यक्ष शामिल है उस संस्था का जो एफई के बाद रजिस्टर्ड हुई है, एफई बनने के बाद में, चलो रजिस्ट्रेशन हमने बाद में कराया जो नेशनल का करवाया है, लेकिन अब जो हमारी पहले ऑलरेडी एफई जो बनी थी तो हम थे, मैं राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही बाकी स्टेट में सभी लोगों से अनुरोध यही है कि भाई अपना अपना एक सहमति पत्र और एक अपना रजिस्ट्रेशन का लेटर पत्र लेके अपने 2 आदमी भेज दो। भले आप पहले एफिलिएट ना हो, लेकिन कम से कम आपके पास में जो नंबर है वो नंबर है जो आपके पास में, आप अर्जुन सिंह का नंबर ढूंढ लो, एफईए के अंदर नंबर है, आप सर्च मारिए इसके ऊपर एफईए का तो आपके ऊपर नंबर आ जाएंगे, एफईए की एक्टिविटी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। FEUnity.com आप मारिए, आपको सब कुछ उसमें मेल कर दीजिए, FEUnity.com कर दीजिए, वो आ जाएगी। तो आप जो जब आप आओगे ही नहीं कोई तो भाई मीटिंग काहे की है, किसको दोष दोगे फिर आप? फिर तो हमारी नीयत में खोट होगी ना कि हम कुछ करने के काबिल नहीं है। अगर इतनी बड़ी मुश्किल से 1 साल में इतनी मेहनत करके रजिस्ट्रेशन करवाया है एफईए का, धीरे आगे बढ़े हैं, सोच समझ के बढ़े हैं, अब हमने नेशनल अपना काउंसिल की मीटिंग बुलाई है और नेशनल डेलीगेट्स की मीटिंग बुलाई है, नेशनल डेलीगेट्स नहीं पहुंचेंगे तो मीटिंग काहे की होगी? इसलिए पहली बात तो हाथ जोड़ के अर्ज है कि अगर ये वीडियो कोई एफईए का मेंबर भी सुन लेता है तो वो अपने अध्यक्ष को पक्का बताए कि भाई आप जाइए, हमारे साथ छल मत कर कीजिए। जो अगर एफईए का मेंबर है, आपका कोई संगठन है जैसे यूपी का है, आसाम का है, कहीं का भी मेरा वीडियो पहुंचता है या जहां भी है आप सुनते हो, जो जिसके पास भी जाए, अगर एफईए का वो मेंबर भी है तो अपने अध्यक्ष तक बात पहुंचाए कि नहीं साहब, सेक्रेटरी तक बात पहुंचाए, नहीं साहब जाइए, इतनी बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। आप नहीं जाओगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? हमने मिलकर बैठ के बात करके आगे करना, आगे हमने करना क्या है, क्या करना हमने आगे, उसके लिए हम बुला रहे हैं आप लोगों को सभी को। और साथ में जो नए जुड़ेंगे
तो उनके साथ भी वो सारी चीज़ें बातें होगी, सब सारे बातें शेयर की जाएगी, एफए का जो भी एम है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ ही वो बात होगी। तो ये आपकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या गवर्नमेंट से लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो। अभी तक मैं बोल रहा हूं कि आज मेरे पास फोन आया है कि जैसलमेर को छोड़ के, जोधपुर को छोड़ के, अभी तक आया जयपुर में जो रह रहे थे वो, उनका एक जो राजस्थान से किसी की बात मतलब वहां मतलब आगरा के पास नहीं पहुंची कि भाई हम कितने बंदे आ रहे हैं। मैं राजस्थान की बता रहा हूँ, राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ। ऐसे ही उनसे जब बात हुई तो वो दीवान साहब बोल रहे कि साहब अभी किसी स्टेट की एग्जैक्ट मेरे पास में नहीं आई है कि कौन 11 तारीख को शाम को आ रहा है और कौन सुबह आ रहा है। कहीं से भी कोई मेरे पास में वो नहीं है कि भी एक कैलकुलेशन मेरे पास हो जाए कि भी हाँ इतने बंदे आएंगे, मुझे इनके लिए रहने का, खाने का, पीने का सब बंदोबस्त करना है। तो जब आप नहीं बताओगे, अचानक वहां पहुंच जाओगे, तो वो बंदे का तो प्रोग्राम फेल होगा। और अगर वो कर लेगा कुछ और आप फिर नहीं पहुंच, तब भी प्रोग्राम फेल होगा। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप है जो पहुंचिए, हाथ जोड़ के अर्ज पहुंचिए प्लीज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो नहीं पहुंच पाए वो ऑनलाइन जुड़िए, लिंक भेज दिया जाएगा, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ जाइए। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है कि आरबीआई गवर्नर ने, बैंकिंग सिस्टम ने बहुत ही अपने आप को बेहतर और अपडेट करने के लिए ये 3 तरह के जो खाते हैं वो तुरंत बंद करने के लिए बताया है। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए अकाउंट्स को बंद करने का फैसला लिया है। आरबीआई का ये कदम ब्रेकिंग ट्रांजैक्शन अधिक सेफ, ट्रांसपेरेंट और प्रभावी बनाने के लिए है। नए साल से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कुछ नियम में बदलाव करने जा रहा है। इसका असर देश के लाखों करोड़ों बैंक अकाउंट्स में पड़ने वाला है, क्योंकि देश का केंद्रीय बैंक 3 तरह बैंक अकाउंट को बंद करने जा रहा है। आरबीआई का सख्त निर्देश है कि इस तरह के बैंक अकाउंट्स बंद होने चाहिए। आइए जानते हैं कि ये कौन से बैंक अकाउंट्स हैं और रिजर्व बैंक इन अकाउंट्स को क्यों बंद करना चाहती है। तो अभी ये बातें, ये अकाउंट्स क्यों बंद करना चाहते हैं। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को बेहतर के लिए इन अकाउंट्स को बंद करने का फैसला लिया। आरबीआई का ये कदम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अधिक सेफ, ट्रांजैक्शन प्रभावी बनाने के लिए, इससे धोखाधड़ी में लगाम लगाने के साथ ही डिजिटलाइजेशन को और बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर इनएक्टिव अकाउंट से संभवित जोखिम और साइबर अपराधों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। किस तरह के अकाउंट्स होंगे बंद। भारतीय रिजर्व बैंक 3 तरह के अकाउंट बंद होने हैं। आरबीआई के नए निर्देश के तहत निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव खाता और जीरो बैलेंस अकाउंट, इन तीनों को बंद किया जाएगा। समझो कि निष्क्रिय खाता यानी कि जो निष्क्रिय है कि आप उसमें न तो डाल रहे हो न निकाल रहे हो, तो अभी वो निष्क्रिय में आता है। निष्क्रिय के बाद में क्या होता है कि कुछ समय पश्चात उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, यानी कि आप चाहे तो बाद में उसको जो प्रोसेस था उसके अंदर आप उसको एक्टिव करवा सकते थे, लेकिन अब बोल दिया कि इनएक्टिव भी जितने हैं, निष्क्रिय और इनएक्टिव को भी बंद कर लिया जाए। दूसरा, जिसका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसको बंद कर दिया जाए, यानी कि आपके जो बैंक की ने एक निर्धारित रकम बताई है वो उस खाते में होनी बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।